शर्ट बाय करते हैं तो शर्ट आपको मिल जाती है। इसी तरह जितनी वो चीजें जहां पे आपको कोई फिजिकल थिंग आपके हाथ आ जाए, वो आपकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट ट्रेडिंग वाला सिनेरियो होगा। लेकिन जहां पे आपको कोई फिजिकल आउटपुट नहीं मिलती, वो सर्विसेज कहलाती हैं। मसलन एजुकेशन। एजुकेशन आज तक किसी ने देखी है कि एजुकेशन एग्जिस्ट किस तरह की होती है? यानी अगर इसकी एग्जिस्टेंस देखें तो एजुकेशन क्या है, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो एजुकेशन जो आप हासिल करते हैं, तालीम जो आप हासिल करते हैं, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस तरह मोबाइल है तो सबको पता है जी मोबाइल किस तरह का होता है, शर्ट है तो किस तरह की होती है, पेन है तो किस तरह का होगा। तो जहां पे आपके पास कोई फिजिकल आउटपुट की सूरत में कोई चीज नहीं आती, उस इन्वायरमेंट को सर्विस कहते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग का मतलब है कि वो इंडस्ट्रीज जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी कॉस्टिंग कैसे करनी है। तो हो सकता है आप कल को मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन के किसी सर्विस इंडस्ट्री में चले जाएं, तो जो सर्विस इंडस्ट्री है वहां की कॉस्टिंग किस तरह से करेंगे, अब मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। अब जैसे मैंने एक सेक्टर की बात की, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर इज अ सर्विसेज सेक्टर। इसी तरह हॉस्पिटल्स है, तो हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराते हैं। अब ट्रीटमेंट इटसेल्फ कोई फिजिकल चीज नहीं है, ठीक है। इसी तरह और सर्विसेज देख लें, इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल कंपनीज, दीज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ट्रैवलिंग वाली जो कंपनी है लाइक PIA, ठीक है, एयरलाइंस जितनी है, दे आर प्रोवाइडिंग ट्रैवलिंग सर्विसेज। इसी तरह रेलवे ट्रैवलिंग सर्विसेज। हम कहते हैं ट्रैवल कर रहे हैं जी, ट्रैवल भी कोई फिजिकल फॉर्म में कोई चीज नहीं है। आप कंसल्टेंट के पास जाते हो, कंसल्टेंट डॉक्टर भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो आप कंसल्टेंट के पास गए, उसने आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, मेडिसिन की है तो वो डॉक्टर हो गया, अगर अकाउंट्स की है तो वो अकाउंटेंट हो गया, लॉ की है तो वो लॉयर हो गया। तो इट मींस जहां पे हम सर्विसेज हासिल करते हैं, उस इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री कहेंगे। अब सर्विस इंडस्ट्री में कौन कौन सी एग्जांपल्स आ गई? एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटल्स, देन ट्रैवलिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज, होटल्स। आप होटल में जाके स्टे करते हैं, तो स्टे जो है वो भी एक लॉजिकल चीज है जिसको सिर्फ सोचा जा सकता है। स्टे की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, यानी होटल में जाके हम जो रहते हैं, तो वो जो चीज है, ये सारी इंडस्ट्रीज सर्विस इंडस्ट्रीज है। अच्छा, जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उनकी एक पहचान भी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं कि सर्विस इंडस्ट्री में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो 5 है। यानी अगर हमने पहचानना हो कि कोई इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है या नहीं है, तो 5 मेजर चीजें हैं जो सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में होंगी। प्रोडक्शन में वैसा नहीं होता या ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता, क्योंकि जब आपने बिजनेस की फॉर्म्स पढ़ी तो आपने पढ़ा था कि ट्रेडिंग बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है और सर्विसेज बिजनेस होता है। तो 3 तरह की बिजनेस इन्वायरमेंट्स होती हैं, या कोई भी कंपनी ट्रेडिंग में फॉल कर रही होगी, या मैन्युफैक्चरिंग में फॉल कर रही होगी, या सर्विसेज में फॉल कर रही होगी। अच्छा, बात गौर से सुनिएगा, अभी मैं वो लिखूंगा, अभी आपको सारा बताता हूँ, स्क्रीन पे शेयर करूंगा। सर्विसेज में सबसे अहम बात ये होती है कि सर्विसेज जैसे जैसे मिल रही है ना, वैसे वैसे एक्सपायर हो रही हैं। बात दोबारा सुने, सर्विसेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जैसे जैसे आपको सर्विसेज मिल रही हैं, साथ साथ एक्सपायर हो रही हैं। मसलन आपने इंटरनेट का पैकेज लिया, 2000 मंथली पे आपको 60 GB मिल गए। यकम जुलाई से आपका पैकेज स्टार्ट हुआ, 31 जुलाई तक चलेगा, या 30 डेज का नॉर्मली होता है, तो 30 जुलाई तक चलेगा। अब आज जो है 22 जुलाई है, 22 है, तो अब आपने उस 60 GB में से कुछ इस्तेमाल किया या नहीं किया, 30 को इसने खत्म हो जाना है। इट मींस जैसे जैसे सर्विसेज मिल रही हैं, ये एक्सपायर हो रही हैं। ऑन द अदर साइड प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक मोबाइल। ये जो मोबाइल है, ये आपने खरीद लिया, अब ये फिक्स टाइम में एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड टाइम में एक्सपायर नहीं होगा। आप
पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी केयर करते हैं, कितने साल इसको चला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी जो प्रोडक्ट्स होंगी, जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं, उनकी जो आउटपुट होगी वो आप लंबे अरसे तक चला सकते हैं, लेकिन सर्विसेज जैसे जैसे मिलती जा रही हैं वैसे वैसे एक्सपायर होती जा रही हैं। जैसे मैंने इंटरनेट सर्विसेज की बात की, आपके पोस्टपेड पैकेजेस पे मिनट्स होते हैं, एसएमएस होते हैं, जीबीज होते हैं, वो नेट आप इस्तेमाल करें या ना करें उसने एक फिक्स डेट पे खत्म हो जाना है। आईसीएमए की एग्जांपल ले लें, आपने एफसीएमए पढ़ने के लिए फी पे की, अब आप पढ़ते जा रहे हैं, आपकी वो चीज साथ साथ एक्सपायर होती जा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगले सेशन में दोबारा इसी फी से पढ़ लूं। तो इट मींस सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एज दे आर रिसीव्ड, जैसे जैसे मिलती जा रही है एक्सपायर होती जा रही है। अब शर्ट है, अब मैं चाहूं तो कई साल इसको पहन सकता हूं, अगर मैं फिजिकली इसी तरह रहूं तो साइज मेरा सेम है तो मैं इसको पहन सकता हूं। लेकिन सर्विसेज को ऐसा नहीं कर सकते कि आप जब मर्जी चाहें इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एज दे आर रिसीव्ड। फिर सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता, जैसे इन्वेंट्री होती है, तो इसका मतलब है हर वो सेक्टर जिसकी इन्वेंट्री नहीं रखी जा सकती वो सर्विस सेक्टर होगा। तो इन्वेंट्री हम बिल्ड नहीं कर सकते, सर्विसेज में इन्वेंट्री नहीं हो सकती। यानी मैंने एक चीज एडवांस में लेके रख लूं और फिर मैं कहूं अच्छा बाद में मैं इसे यूज करूंगा, वो इन्वेंट्री होती है। तो सर्विसेज में इन्वेंट्री नहीं है। अब जैसे आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, ये तो आप दोबारा जब मर्जी सुन सकते हैं, लेकिन अभी आप जरा समझे कि डॉक्टर भी तो सर्विसेज देता है ना। आप कहें कि मैं अगले साल बीमार हूंगा, मैं उसकी ट्रीटमेंट अभी कर रख लेता हूं, जब मैं बीमार हूंगा मैं ले लूं, तो वो ट्रीटमेंट आपको उसी टाइम पे मिलेगी, आप एडवांस में नहीं ले सकते। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो दो चीजें पता चल गई, एक ये कि सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एज दे आर रिसीव्ड। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उसने आपसे फी ली है और वो फी लेके आपको चेकअप करता है, और अब आप दोबारा जाएंगे वो दोबारा फी लेगा, ठीक है। तो वो उसी कॉन्सेप्ट में आ गया कि आपने जो पैसे उसे दिए थे वो पिछली दफा के लिए थे। जैसे आईसीएमए को जो आपने फी दी है वो आपने इस सेशन के लिए दिया है, अगली दफा पढ़नी है, हाँ हम आपको 50% ऑफ करेंगे। तो वो ये चीज आ गई कि वो जो फी थी वो पिछली दफा के लिए थी, अब अगली दफा के लिए आपको दोबारा फी देनी पड़ेगी। तो ये सर्विसेज में हमेशा ऐसा ही होता है, जितनी भी सर्विसेज है। तो दो बातें हमने कर ली कि साइमल्टेनिटी है इसमें। साइमल्टेनियस का मतलब है सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एज दे आर रिसीव्ड, वी कैन नॉट स्टोर देम, इन्वेंट्री बिल्ड नहीं कर सकते। फिर सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट है, होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा। प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ के आए हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो आउटपुट होती है ना वो एक जैसी निकलती है। जैसे मोबाइल का मॉडल है तो एक मॉडल की जितने मर्जी पीसेस बनाए, हर मॉडल A to Z सेम होगा। लेकिन सर्विसेज में आप एक ही बंदे से सर्विसेज लें तो वो भी डिफर करेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अभी सारा एफसीएमए का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता जा रहा हूं, मैंने आखिर पे आपको रिवीजन भी करानी है। जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल और होगा, जब मैं टॉपिक को पहली दफा पढ़ा रहा हूं तो और होगा। फिर इवन सम टाइम ऐसा होता है कि पढ़ाने वाले के मूड पे डिपेंड करता है कि उसका आज का मूड कैसा है। तो सर्विसेज में क्योंकि ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होती है, जब सर्विसेज में ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है तो ह्यूमन एफर्ट हर रोज हर वक्त एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि आज मैं किसी वजह से बहुत ज्यादा खुश हूं तो मैं इसलिए ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आज मैं किसी वजह से टेंस हूं तो हो सकता है मैं आज अच्छा ना पढ़ा पाऊं। तो इट मींस डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, ये जितने लोग हैं जहां पे ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होती है वो कोई मशीन्स नहीं है। तो सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। मैं आपको एक बहुत आसान सी एग्जांपल दे सकता हूं, हम में से हर बंदा ऑलमोस्ट चाय बना सकता है। हम एक ही दिन में मुख्तलिफ टाइम पे चाय बनाएं, हर चाय का टेस्ट डिफरेंट होता है। वजह क्या है वो आप सब लोगों को पता है कि उसकी कोई ऐसा खास वजह भी नहीं है, लेकिन सम टाइम आप जब उस चाय को पीते हैं, लाइक मौसम बड़ा अच्छा है तो हो सकता है वही चाय आपको बहुत अच्छा टेस्ट दे रही हो। तो सर्विसेज में इस तरह के इनटेंजिबल फैक्टर्स की वजह से फर्क पड़ता है।
हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां जाके खाना खाते कहते हैं यार पिछली दफा बड़ा अच्छा खाना था, इस दफा अच्छा नहीं है। हो सकता है कुक चेंज हो गया हो सकता है कि कुक आज अच्छे मूड में ना हो, उसने आज दिल लगा के काम नहीं किया, उसे ऑनर से डांट पड़ी हो कि ये तुम क्या करते रहते, तो उसने कहा होगा अच्छा चलो ठीक है कोई मसला नहीं, आज उसका काम करने को दिल ही नहीं कर रहा। डॉक्टर है, एक दफा आप जाते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करता है, ठीक है। अब जैसे आप मेरे से व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हैं तो मैं आपको अक्सर अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ। सम टाइम मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मुझे आपके मैसेज पे मैसेज आई जा रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ अच्छा चलो फ्री होके सुनूंगा या फ्री होके देखता हूँ। तो ये बेसिकली ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो सर्विसेज में होमोजीनिटी नहीं हो सकती, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। एक ही बंदा एक ही काम जब दोबारा पढ़ाएगा, या जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अगर दोबारा आपको यही सर्विस कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना तो हो सकता है मैं इंटायरली डिफरेंट तरीके से पढ़ा दूं। तो सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, होमोजीनिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो साइमल्टेनिटी, हेट्रोजीनिटी और इन्वेंट्री नहीं हो सकती। फिर सर्विसेज आर, वो जो मैंने वर्ड बताया ना, सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एज दे आर रिसीव्ड, तो वो भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज है कि सर्विसेज को ना, सर्विसेज आर पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब वही है अगेन कि इन्वेंट्री बिल्ड नहीं हो सकती, स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, एक और आखिरी बात, सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। आपने मोबाइल खरीदा, फिजिकल थिंग है, मोबाइल खरीदा, जितने का भी था, आप जाके उसे आग लगा दें, आप जाके उसे किसी को गिफ्ट दे दें, दरिया में फेंक दें, जहां मर्जी फेंक दें, आपकी है ये चीज, बेशक 10,000 की है, बेशक 1 लाख की है, आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, आपकी है ये, ऑनरशिप आपकी होगी। आप पीआईए से ट्रेवल करते हैं, 1.5-2 लाख की टिकट है, आप उसका हेडफोन भी नहीं ले सकते। आईसीएमए को फी पे करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो आईसीएमए को इतने लाखों रुपया दे दिया है तो एक कुर्सी पे तो मेरा राइट है ना, मैं इस एक कुर्सी को कुछ कर देता हूँ या मैं ले जाता हूँ। आप नहीं लेके जा सकते, बिकॉज आपने जो पे किया है, यू आर पेइंग फॉर सर्विसेज। तो सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इसी तरह आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, बिल पे करते हैं, आप ये नहीं कह सकते मैं लाखों रुपया यूफोन को दे चुका हूं, अब ये मेरी हो गई है यूफोन कंपनी जो है, या उसमें से कुछ हिस्सा मेरा हो गया। नो, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। सर्विसेज में जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। यानी मोबाइल की एग्जांपल मैंने दी कि मोबाइल आपने खरीदा, आप चाहे उसको आग लगा दें, किसी को गिफ्ट दे दें, फेंक दें, जो मर्जी करें, ये आपका है, ऑनरशिप आपकी है। सर्विसेज में आप जितने मर्जी पैसे दे दें, आपका कोई राइट नहीं है कि आप उस बंदे की कोई भी चीज ले सकते हैं सवाए उसकी सर्विसेज के, ठीक है। तो आईसीएमए को जैसे आपने पे किया है तो आपने सिर्फ पढ़ने के लिए पे किया है, आप आईसीएमए से कोई चेयर नहीं ले सकते, कोई इस तरह का मटेरियल आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने उसका पे नहीं किया और ना ही आईसीएमए वो काम करता है। इसी तरह पीआईए की मैंने एग्जांपल दी है कि 1.5-2 लाख की ट्रैवलिंग आपने की है, लेकिन आप उसकी कोई भी चीज जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपसे रिकवरी करेंगे जी। तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। अच्छा, जो सर्विसेज बिजनेस है, अब उनमें मटेरियल नहीं होता। मटेरियल की कॉस्ट अगर होगी तो बहुत थोड़ी होगी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है जी 2,000 फी है, अब उसने 2,000 आपसे फी चार्ज की, उसके कितने पैसे लगे आप पे? उसने कोई मटेरियल यूज नहीं किया। मटेरियल मैक्सिमम क्या है, उसका लेटर हेड है जिसके ऊपर उसने आपका नाम लिखा है, आपकी बीमारी लिखी है, आपको जो दवाई देनी है लिख दिया है उसका नाम, और वो आपने बाहर से जाके खरीदनी है। तो इट मींस सर्विस सेक्टर में डायरेक्ट मटेरियल या किसी भी किस्म का मटेरियल की कॉस्ट वेरी लो है। सर्विस कॉस्टिंग में ज्यादा प्रपोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट का होता है और उसमें सैलरीज है,
और FOH है। मसलन आप हॉस्पिटल गए हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है जिसका मिलियंस में रेंट है, वहां पे डॉक्टर आते हैं, मिलियंस में सैलरी लेते हैं। तो हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कल को अगर हॉस्पिटल के अकाउंटेंट बनना है तो हॉस्पिटल में मटेरियल की कॉस्ट नहीं होगी। इवन जो मटेरियल यूज भी होगा, मेडिसिन, इंजेक्शन, वो कस्टमर ही पे करेगा उनके पैसे। तो हॉस्पिटल की इट्स सेल्फ मटेरियल की कॉस्ट कुछ नहीं होगी। हॉस्पिटल की जो कॉस्ट होगी वो ज्यादातर रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे, अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कंसल्टेंट की सैलरी हो सकती है। तो जो जितना भी सर्विस सेक्टर होगा वहां पे हाई प्रपोर्शन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। आई रिपीट, इन सर्विस सेक्टर देयर इज अ हाई प्रपोर्शन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होगी। आप आईसीएमए की एग्जांपल ले लें, आईसीएमए की कोई डायरेक्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, वेरी लो है। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होंगी वो वेरी लो होंगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट हाई है। सैलरीज फिक्स्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंट वगैरह की कॉस्ट फिक्स है, तो डायरेक्ट कॉस्ट लो है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी होती है। तो इसीलिए वहां पे प्राइम कॉस्ट की फिगर ज्यादा होती है, एफओएच की नॉर्मली फिगर कम होती है। तो सर्विस सेक्टर में थ्योरेटिकल एमसीक्यू, अभी तक मैंने जितनी डिस्कशन की है ना, ये सारे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं कि साइमल्टेनियस होती हैं कि नहीं, इंटेंजिबल होती हैं कि नहीं, और इन्वेंट्री बिल्ड हो सकती है कि नहीं, ऑनरशिप ट्रांसफर होती है या नहीं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में टेस्ट करता है एग्जामिनर। इसी तरह सर्विस सेक्टर में हाई प्रपोर्शन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। अब सवाल ज्यादातर थ्योरेटिकल है लेकिन न्यूमेरिक भी होता है, अभी हम करेंगे। अच्छा, सर्विस सेक्टर में एक और डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग से कि सर्विस सेक्टर में ना कॉस्ट यूनिट कंपोजिट होता है। आपको पहला लेक्चर याद होगा जब मैंने कॉस्ट यूनिट पढ़ाया था। तो कॉस्ट यूनिट होता क्या है? सबसे पहले आप अपने माइंड से पूछें व्हाट इज अ कॉस्ट यूनिट। मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, रिकॉल करें कॉस्ट यूनिट कितने लोगों को याद है। अगर कोई कमेंट में बताना चाहे तो कमेंट में बता सकता है कि कॉस्ट यूनिट ये होता है। अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। पेरिशेबल वाला, एक बच्चे ने कहा है कि पेरिशेबल वाला पॉइंट बता दें। पेरिशेबल का मतलब होता है हर वो चीज जिसको स्टोर ना किया जा सके, लंबे अरसे तक स्टोर ना किया जा सके, तो वो पेरिशेबल कहलाती है। तो सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं। जैसे आप इंटरनेट है, आपने कहा कि यार इस महीने तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो अगले महीने में मेरे जीबी ट्रांसफर कर दो, तो वो नॉर्मली कंपनी ट्रांसफर नहीं करती। वो कहती है कि नहीं, आपने नहीं यूज किया तो हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है, आप यूज कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम ट्रांसफर हो भी सकता है कि आगे ट्रांसफर हो जाए, तो अगर तो ट्रांसफर हो जाए तो पेरिशेबल नहीं रहेगा। फिर पेरिशेबल का मतलब है कि जो जल्दी खराब हो जाए, एक्सपायर हो जाए। जी, कॉस्ट यूनिट मैं आंसर देख रहा हूं। शम्स अदरीस, शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया है। निमरा, आपने सही नहीं बताया, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई हैं उसको। अभी हम डिस्कस करते हैं। तूबा ने बिल्कुल ठीक डिफाइन किया है, जो डेफिनेशन थी वो बिल्कुल सही बताई है। रिदा, आपने गलत बताया है। जिलेबास का आंसर भी गलत है। निमरा, आपकी एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। जिलेबास, हाँ वो सही है। दूसरा आंसर आपका ठीक है, एक आंसर आपने गलत बताया था। फैजान हमजा,
गलत आंसर बताया है फैजान आपने। फाखरा खानम का आंसर भी गलत है। काशिफ लतीफ गलत आंसर है आपका जी। और कोई बताना चाहेगा? चलें मैं बताता हूं जी, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एक वर्ड होता है यूनिट कॉस्ट और एक होता है कॉस्ट यूनिट, यानी चीज एक ही है, बस लफ्ज आगे पीछे हो गए। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर बता दिया यूनिट कॉस्ट का, पहले लेक्चर में भी बताया था, आज फिर बता देता हूं। यूनिट कॉस्ट का मतलब है एक यूनिट कितने का है। यूनिट कॉस्ट का मतलब है एक यूनिट की क्या कॉस्ट है। तो यूनिट कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट एक ही बात है। तो जिन्होंने मुझे कॉस्ट बताया ना, कुछ बच्चों ने लिखा है जी कॉस्ट पर केजी, तो कॉस्ट जब आपने वर्ड यूज कर लिया तो आपने यूनिट कॉस्ट बताई है। सो व्हाट इज अ यूनिट कॉस्ट? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो वो यूनिट कॉस्ट कहलाएगा। अब सुने कॉस्ट यूनिट, अगर कॉस्ट यूनिट को उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है कॉस्ट का यूनिट। कॉस्ट यूनिट मीन कॉस्ट का यूनिट। मसलन आपने पेट्रोल खरीदा तो उसने आपको जो रेट चार्ज किया वो किस हिसाब से किया? लीटर के हिसाब से। सो लीटर इज अ कॉस्ट यूनिट। आपने एग्स बाय किए तो किस हिसाब से मिले? डजन के हिसाब से, तो डजन इज अ कॉस्ट यूनिट। कपड़ा खरीदा तो पर मीटर आपको मिला या पर यार्ड आपको उसका रेट चार्ज हुआ, तो वो चीज जो है, जो यार्ड या मीटर है, वो क्या होगा? वो आपका कॉस्ट यूनिट होगा। अब हम बात कर रहे थे कि सर्विस सेक्टर में कॉस्ट यूनिट कंपोजिट होता है। अब कंपोजिट का क्या मतलब है? दो चीजें एट ए टाइम देखी जाती है। अब देखें, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कितना आसान था। आपने जाके कहा कि अंडों का क्या रेट है, उसने कहा जी 120 रुपए के दर्जन है, ठीक है। आप आईसीएमए के पास आए, आपने कहा जी कितने पैसे लेते हैं आप, तो उन्होंने कहा, सुनिएगा क्या कहा, पर सब्जेक्ट, पर सेमेस्टर, पर स्टूडेंट। यानी एक बच्चे ने एक सेमेस्टर में जितने पेपर लेने हैं पर पेपर ये रेट है। यानी ये नहीं कहा कि आपसे इतने पैसे लेंगे इस हिसाब से, यानी हिसाब है ऑलमोस्ट वैसा ही है, पर स्टूडेंट, पर पेपर, पर सेमेस्टर। तीन चीजें देखी जा रही हैं। आप एक सेमेस्टर में कितने पेपर लेंगे और हर एक से हम पैसे चार्ज करेंगे, तो एटलीस्ट दो चीजें तो बनती है ना, पर पेपर और पर स्टूडेंट, पर सेमेस्टर। तो इट मींस आपको वो रेट बताया। आप होटल में जाते हैं, पूछते हैं क्या रेट है, तो वो कहते हैं पर रूम पर नाइट, पर रूम पर नाइट। तो दो चीजें देखी गई। ट्रेवल करते हैं, कहाँ जाना है? लाहौर से मुल्तान जाना है, लाहौर से फैसलाबाद जाना है, लाहौर से साहिवाल जाना है, लाहौर से कराची जाना है, कहाँ जाना है आपने? तो इट मींस पर पैसेंजर पर किलोमीटर। अब अगर मैंने इस्लामाबाद जाना है तो वो लाहौर से किलोमीटर्स डिफरेंट है, इसलिए उसका किराया डिफरेंट है। लाहौर से कराची जाना है तो उसका किराया डिफरेंट होगा। तो इट मींस पर पैसेंजर पर किलोमीटर। दो चीजें। आप टीसीएस के पास जाते हैं, कोरियर सर्विसेज, तो वो आपके पार्सल का वेट करते हैं कि कितने ग्राम का पार्सल है, और फिर पूछते हैं कहां भेजना है। तो पर किलोमीटर, पर ग्राम या पर केजी उनका रेट होता है। तो कराची जाएगा पार्सल 200 ग्राम का, उसका रेट और है। फैसलाबाद आएगा 200 ग्राम का पार्सल लाहौर से, उसका रेट कुछ और है। तो इट मींस जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं वो एट ए टाइम कम से कम दो चीजें देख रही हैं। कार्गो सर्विसेज, वो भी पर किलोमीटर, पर केजी, ठीक है। बाहर से जो चीजें आती हैं बहरी जहाज पे, वो भी इसी तरह के, कहाँ जाना है, कितने माइल्स हैं और कितने केजी का पार्सल है, तो वो उस हिसाब से आपसे कॉस्ट चार्ज करते हैं।
तो जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं वहां पे एट ए टाइम दो चीजें देखी जाती हैं, तो इस चीज को कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। क्लियर जी? तो ये डिस्कशन हमने जनरल डिस्कशन काफी ज्यादा कर ली। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको बुक पे लेके जाता हूँ कि बुक क्या कहती है, सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, और फिर हम इलस्ट्रेशंस करेंगे और आपको मैं कैलकुलेशंस के तरीके सिखा दूंगा कि नॉर्मली जो क्वेश्चन पेपर में आता है न्यूमेरिक, अगर सर्विस कॉस्टिंग का न्यूमेरिक है, वरना एग्जामिनर के पास ना इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़े कमाल के वो बनाता है। वो यही डिस्कशन है जो मैंने आपके साथ की है कि ये टेंजिबल होती हैं या इनटेंजिबल होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है या इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है। यानी मोस्टली पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है सर्विस कॉस्टिंग का, लेकिन न्यूमेरिक भी आ जाए तो वो न्यूमेरिक होटल इंडस्ट्री का आता है, कार्गो इंडस्ट्री का आता है, वो मैं आपको सारा कुछ अभी जब हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी बुक की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले द नेचर ऑफ सर्विस एंड ऑपरेशंस कॉस्टिंग, यहां पे डिफाइन किया नेचर को। सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स सर्विस। कहता है सर्विस कॉस्टिंग वहां पे यूज होगी जब एक ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको कितनी ज्यादा एग्जांपल्स दी हैं, पीआईए, रेलवे, इसी तरह आपकी ये जो के इलेक्ट्रिक है, फेस्को है, लेस्को है, आईसीएमए हो गया, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कंसल्टेंट्स, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और एफओएच के चैप्टर में पढ़ा था सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे अकाउंट्स था, कैंटीन था, मेंटेनेंस था, तो वो भी सर्विसेज ही प्रोवाइड करता था। मेंटेनेंस का क्या काम था, मशीन खराब हो जाए तो आके ठीक करेगा। कैंटीन का क्या काम था कि खाना सर्व करेगा। तो इट मींस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन दोनों सर्विसेज जब प्रोवाइड करेंगे तो सर्विस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। देयर आर 4 मेन डिफरेंसेस। मैंने तो वैसे 4 से ज्यादा बता दिए हैं, इसने 4 बताई हैं जो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनटेंजिबल है, ये हम कर चुके हैं कि इसमें फिजिकल चीजें नहीं होती, टचेबल चीजें नहीं होती। यानी टेंजिबल जो है वो टचेबल को कहते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब जैसे एजुकेशन है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ट्रैवल की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंसल्टेंसी की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये इनटेंजिबल होती हैं। ठीक हो गया। हेट्रोजिनिटी में बता चुका हूं कि हर सर्विस दूसरी सर्विस से मुख्तलिफ होती है, इवन एक ही बंदे से हम सर्विसेज लें। द नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विस विल बी वेरिएबल ड्यू टू हाई ह्यूमन इनपुट। ये मैंने कहा था ना, ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होती है कि कभी मैं ही बहुत अच्छा आपके साथ टीचिंग कर सकता हूं और हो सकता है किसी दिन मैं ही बहुत अच्छा ना पढ़ाऊं। साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये मैं बता चुका हूं आपको, और पेरिशेबिलिटी भी बता चुका हूं। अच्छा, इसमें ना स्टूडेंट अक्सर भूल जाता है कि कौन सी चीजें हैं। मैं आपको याद रखने का एक आसान तरीका बता देता हूं। आपने एक वर्ड याद रखना है, शिप। शिप, S फॉर साइमल्टेनिटी, H फॉर हेट्रोजेनिटी, I फॉर इंटेंजिबिलिटी एंड P फॉर पेरिशेबिलिटी। तो अब ये आपको 4 याद रहेंगे। और जब आपने शिप का वर्ड याद रख लिया तो साथ ही आपने याद रखना है नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो जो 5 चीजें याद रखनी थी वो याद रखना कितना आसान हो गया, सिर्फ एक वर्ड से, शिप से। साइमल्टेनिटी, हेट्रोजेनिटी, इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी। और शिप से फॉरन ऑनरशिप भी याद आ जाएगी कि सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है जी। तो ये देखें, जहां पे थ्योरेटिकल आएगा हम थ्योरी में भी इंटरेस्ट बना लेंगे, तो आपको थ्योरेटिकल एरिया भी याद रखना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये आपको उम्मीद है कि सारी चीजें पता चल गई होंगी कि इनका क्या मतलब है। मैंने एक अच्छी डिस्कशन की है इस पे और आसान लफ्जों में कोशिश की है बताने की। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, होटल, कॉलेजेस, हेयर ड्रेसर्स, बिल्कुल सही है, हेयर ड्रेसर भी सर्विसेज ही देता है ना। सैलून्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे सर्विसेज दे रहे हैं, इसीलिए सर्विस चार्जेस भी लेते हैं।
ये आपने खुद से पढ़ना है, इसमें वही सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी शिप वाली, यानी साइमल्टेनिटी, हेट्रोजेनिटी, इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी। तो ये उसने 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपने खुद से पढ़ लेना है। अच्छा जी, कॉस्ट यूनिट, ये मैंने आपसे डिस्कशन कर ली है कि सूटेबल कॉस्ट यूनिट लेना होता है सर्विस सेक्टर में। तो कंपोजिट होता है, कंपोजिट का मतलब आप समझ चुके हैं कि दो चीजें कम से कम एट ए टाइम देखी जाएंगी, जैसे पर सेमेस्टर, पर स्टूडेंट फी, पर किलोमीटर, पर केजी रेट। ठीक है, तो ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहलाता है। ये भी आपने इसकी रीडिंग करनी है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कहता है हाउ मच इज कैरीड ओवर द डिस्टेंस, टन पर माइल। जैसे कार्गो का सामान है तो केजी भी हो सकता है, टन्स भी हो सकता है। तो टन माइल यानी कितने टन को कितने दूर लेके जाना है। जैसे वो बड़े ट्रक होते हैं ना, वो कराची पोर्ट से सामान लेके लाहौर आ रहे हैं, तो बड़े बड़े ट्रक हैं, उनमें टन्स के हिसाब से फिर रेट चार्ज होता है कि कितने टन सामान लेके जा रहे हैं, कितने माइल्स लेके जा रहे हैं। फिर हॉस्पिटल है तो पेशेंट डेज, यानी पर पेशेंट पर डे रूम चार्ज किया जाता है कि एक पेशेंट के लिए एक दिन के इतने चार्जेस हैं हॉस्पिटल में। पैसेंजर्स के लिए पर पैसेंजर पर माइल्स। हमारे यहाँ किलोमीटर चलता है ना, हम किलोमीटर्स को फॉलो करते हैं, यूके में माइल्स को फॉलो किया जाता है, तो इसलिए उसने माइल्स लिखा है। हम अपने हिसाब से पैसेंजर किलोमीटर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी टन किलोमीटर हो सकता है। तो मेजरिंग यूनिट है, माइल्स ले लें या किलोमीटर ले लें, उससे कोई मसला नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। तो ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट भी आपको समझ आ गया। अब इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। Which of the following are the characteristics of service costing? Number 1, high level of direct labor cost as a proportion of total cost. कहता है डायरेक्ट कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। यूज ऑफ कंपोजिट यूनिट होता है, यूज ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट होता है। अब ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सी ऑप्शन ठीक है, आप मुझे आंसर बताइएगा। सुकून से बताएं, जल्दी बताने का मसला नहीं है। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं, ट्रांसलेट करता हूं, फिर आप अपना आंसर जरा सोचिएगा। कहता है सर्विस कॉस्टिंग में डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है, डायरेक्ट कॉस्ट की परसेंटेज ज्यादा होती है टोटल कॉस्ट में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोचें जरा इसको, मैं कॉन्सेप्ट बता के आया हूं थोड़ी देर पहले। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज होते हैं, क्या ये पॉइंट सही है? और तीसरा पॉइंट कहता है इक्विवेलेंट यूनिट्स होते हैं इसमें। तो अब आपने ये बताना है कि ए, बी और सी ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। अब उम्मीद है कि कुछ बच्चों का आंसर चेंज हुआ होगा। अच्छा, कुछ लोग अभी भी बजिद हैं कि बी ऑप्शन होगी और कुछ लोग कह रहे हैं सी, यानी जो स्टूडेंट की सुई अटकी है ना वो बी और सी में से है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सी कहता है कि कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होता है, तो ये तो सारे एग्री कर रहे हैं क्योंकि बी के अंदर भी सेकंड स्टेटमेंट मौजूद है और सी के अंदर भी, इसका मतलब है इसके साथ सारे एग्रीड हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसको किसी ने पसंद नहीं किया क्योंकि पता है कि इक्विवेलेंट यूनिट कहाँ बनते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो सर्विस में तो नहीं बनते। ये तो सही है। अब इशू रह गया पहली स्टेटमेंट का, क्योंकि बी ऑप्शन में पहली स्टेटमेंट भी आ रही है। अभी बता के आया हूं कि सर्विस कॉस्टिंग में ना डायरेक्ट कॉस्ट लो होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हाई होती है। मैं बोला हूं ना थोड़ी देर पहले कि सर्विस में डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी होती हैं,
इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है। और मैंने वर्ड बोला था सैलरीज, और आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि आपको सैलरी और वेजेस में डिफरेंस पता है। लेबर के चैप्टर में बताया था, वेजेस डायरेक्ट होती हैं, सैलरीज इनडायरेक्ट होती हैं, क्योंकि सैलरी मंथली बेसिस पे फिक्स्ड है और वेजेस होती है पर आवर, पर यूनिट, तो वो वेजेस हैं। तो इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट में बता के भी आया हूं। तो जिन लोगों को बी ऑप्शन लग रहा था उनको ये स्टेटमेंट ठीक लगी है, हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है। सर्विस कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आपको अपनी गलती पता चल गई कि ये डायरेक्ट कॉस्ट लिखी हुई है, डायरेक्ट कॉस्ट लो होती है सर्विस इंडस्ट्री में। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन जी। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसने उसको अप्लाई करा लिया। अच्छा जी, अब सर्विस कॉस्टिंग में अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट में कहता है जी मटेरियल आता होता है, लेबर आता है, एक्सपेंस आता है, ओवरहेड्स आते हैं, तो कॉस्ट बनती है। ये था प्रोडक्शन में। सर्विसेज में भी अगर मटेरियल लेबर कुछ हुआ डायरेक्ट वाला तो लिख देंगे, अदरवाइज ये 0 0 होता है, बाकी चीजें आ जाती हैं। तो वो जितना भी टोटल होगा वो टोटल कर लेंगे। अभी हम एक न्यूमेरिक क्वेश्चन देख लेंगे और फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ये फार्मूला, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स टू प्रोवाइड द सर्विस। ये मैं आपको अभी न्यूमेरिक कराऊंगा, तो उसके अंदर ये कैलकुलेशन अप्लाई करके देख लेंगे। ये थ्योरेटिकली आपने खुद से पढ़ लेना। ये आ गया जी, एक इलस्ट्रेशन आ गई। सिचुएशन को ध्यान से समझिएगा। द कैंटीन ऑफ अ कंपनी रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ मंथ। ये किस चीज का डाटा है? कैंटीन का। तो कैंटीन क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनकम हुई है इतनी, फूड की कॉस्ट ये है, ड्रिंक की कॉस्ट इतनी है, वाटर बॉटल की कॉस्ट इतनी है, फ्यूल कॉस्ट ये है, मेंटेनेंस कॉस्ट ये है, रिपेयर ये है, वेजेस ये है, डेप्रिसिएशन ये है। ड्यूरिंग द मंथ द कैंटीन सर्व्ड 56,200 मील्स, यानी इतने खाने या डील्स, मील्स जो है वो खाने को कहते हैं। द कैंटीन्स कॉस्ट यूनिट इज 1 मील। Calculate the average cost per meal served and the average income per meal served. तो एवरेज इनकम तो बहुत आसान है, कॉस्ट का टोटल करें और मुझे बताएं कितना बनता है। ये सारी कॉस्ट है ना आपकी, इनका टोटल कर लें। टोटल करके बता दें। एक बच्चे ने 43 बताया, अब मुझे कोई और 42 150 के 2 वोट हो गए। ठीक है, 42 150 मैं सपोज कर लेता हूँ मेजोरिटी के साथ। अब नंबर ऑफ मील्स कितने हैं? 56,200। तो ये वो फार्मूला ऊपर वाला कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो क्या बना जी? कॉस्ट पर मील। कॉस्ट पर मील भी बता दें। .75। ओके, तो ये जी एक खाने के अगेंस्ट इतनी कॉस्ट आई और उसने एवरेज इनकम भी कहा है ना, तो ये इनकम है, इसको इससे डिवाइड कर दें तो एवरेज इनकम भी बता दें कितनी आई। $1.05। ओके, यानी उसने एक बंदे से एक खाने के इतने डॉलर लिए हैं
और उसका खर्चा इतना हुआ है, तो अगर वो प्रॉफिट के तो प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पर मील आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट उसने नहीं कहा, उसने कॉस्ट कही है और इनकम कही है। तो ये देखिए आंसर नीचे सोल्यूशन हुआ है इसका, ये हमने पहले सामने नहीं किया था, लेकिन आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट फाइंड करना होता तो इनकम माइनस कॉस्ट कर देते तो वो प्रॉफिट आ जाता। जी, अगर किसी को कोई इशू है कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन में तो बता दे, सवाल पूछ ले, मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगर हमने इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट देखनी हो तो डायरेक्ट कॉस्ट देख सकते हैं। वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, यानी डायरेक्ट कॉस्ट ये कुक वगैरह की सैलरी होगी, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। बाकी उसने डायरेक्टली फूड ड्रिंक को डायरेक्ट कहा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली वो बल्क में बनाते हैं ना, होटल्स वगैरह कैंटीन बल्क में खाना बनाती है, तो उसमें से ही वो चीजें देख रहे होते हैं, तो वो ओवरऑल ना कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक आपने बिरयानी का ही एक जो देग है वो बनाई है, तो वो बिरयानी की ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे कि चिकन इतने का था, अब उसमें से कितनी प्लेटें बनेंगी वो बाद में देखा जाएगा। तो वो ओवरऑल कॉस्ट फूड की कॉस्ट में उसने वो लिख दिया है कि फूड की कॉस्ट 6000 थी, ड्रिंक की इतनी थी। तो बाकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो मोस्ट ये वेजेस ही हैं, बाकी तो सारी इनडायरेक्ट ही। फ्यूल कॉस्ट भी इनडायरेक्ट है, यूनिट्स के हिसाब से देखना होता है ना, खाने के लिहाज से। जहां पे ना इकट्ठा खाना बनता है, लाइक मैंने आपको बिरयानी की मिसाल दी है, लाइक कराची बिरयानी है, तो वो एक एक प्लेट नहीं बनाता, वो इकट्ठी बल्क में प्रोडक्शन करता है, तो वहां ये चीज इनडायरेक्ट है। हाँ, मैकडोनल्ड्स आप ले लें, केएफसी ले लें, वहां आपके लिए स्पेशल हर चीज बन रही है, वो एक एक जिंगर बन रहा है, एक एक बर्गर बन रहा है, तो वहां वो चीजें डायरेक्ट होंगी, ठीक है। लेकिन जहां पे बल्क में प्रोडक्शन होती है, मैंने बिरयानी की एग्जांपल दी है कराची बिरयानी की, तो वहां पे उसने बहुत सारी प्लेट्स इकट्ठी बना ली हैं, उसको पता है कि मेरी दिन में इतनी कंजम्पशन है या 4 घंटे में इतनी कंजम्पशन है, मैं इतनी क्वांटिटी इकट्ठी बनाऊं, तो वहां पे फिर वो इनडायरेक्टली ट्रीट होती है फूड की कॉस्ट भी, क्योंकि वो ना सर्व करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर कोई अनजान बंदा आ जाए तो उसी से थोड़ी प्लेट्स बनेगी, और अगर कोई एक्सपर्ट बंदा आ जाए तो वो जब प्लेट बना के देगा वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी देता है। तो इसलिए बल्क में आपने सिंपल ये रखना है, जिंदगी आसान रखें, अगर बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं ना वो, तो फिर वो इनडायरेक्ट है। और अगर वो हर चीज को अलहदा कस्टमाइज्ड किया जा रहा है, जैसे वो एक ब्रांड है ना, बिल्ड योर ओन बर्गर, BYOB, लाहौर में है, तो वो आप उसके पास जाते हैं, वो आपको कहता है कि आपको जैसा बर्गर खाना है ना, आपने अपना बर्गर खुद बनाना है। तो वो डायरेक्ट है कि अब आपने हर चीज कितनी कितनी यूज करनी है वो हर बंदे ने अपने टेस्ट के मुताबिक कर लेना है। या अक्सर वो सैलड वाला होता है कि आपने अपनी प्लेट अपने हिसाब से भरनी है, तो वो चीज जो है वो उसमें आप डायरेक्ट को कह सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली ये सारी चीजें ना बल्क में तैयार हो रही होती हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। ब्रेक करें, ब्रेक के बाद फिर इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अभी आप इसको देख लीजिएगा, जितना कर लिया है, कोई सवाल जहन में आए तो वो यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ब्रेक कर लें 5 मिनट की, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसको।
मैं तो अपनी तरफ से ऊंची ही बोल रहा हूँ, आप अपने सिस्टम का बेटा चेक कर लें, अदरवाइज हैंड्स फ्री यूज कर लें। जी स्टार्ट करते हैं जी। इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं। The following figures have been taken from annual accounts of two electricity supply board working on uniform costing methods. दो कंपनी है, एक कंपनी ए समझ लें, एक कंपनी बी समझ लें। तो एनुअल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ये डाटा मिला। सैलरीज एंड वेजेस ऑफ मीटर रीडर्स ये, बिलिंग एंड कलेक्शन स्टाफ की सैलरी ये, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग की सैलरी, कलेक्शन चार्जेस इसमें 0 है, इसमें 20 हैं, बैड डेट्स 10 है, जनरल चार्जेस इतने हैं, मिसलीनियस इतने हैं। टोटल कॉस्ट ये बन गई बोर्ड ए की, बोर्ड बी की। ठीक हो गया। इनके नाम जो भी हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने समझना है कि ये कोई कॉस्ट की नेचर है, जो भी है आपने सिर्फ कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखना है। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट बनी वो ये बनी जी 600,000 ए कंपनी की और 1,000 यानी मिलियन जो है 1 मिलियन वो कंपनी बी की। यूनिट सोल्ड इन मिलियन, तो ये उसके यूनिट्स हैं मिलियंस में, नंबर ऑफ कंज्यूमर थाउजेंड्स में, सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलियंस में, साइज ऑफ एरिया स्क्वायर माइल में। Comparative cost of board A and B may be collected as follows, are useful in showing how well otherwise the individual services are performing। यानी A और B में से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट अगर हमने देखनी है, मेरा ख्याल है हम अपनी कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो हम यहाँ पे पिछले पेज पे ही कर लेते हैं। जो कंपनी ए है, कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं देखूं, कॉस्ट पर यूनिट, तो इसकी कॉस्ट है 600,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 288000000, क्योंकि मिलियन था ना, तो यहां से आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। जी मुझे आंसर बता दें। वैसे मैंने कैलकुलेट किया है जो 0.000208, ये कॉस्ट पर यूनिट थी। अच्छा अगर मैं इसको वर्ड को लिखूं कॉस्ट पर मिलियन, कि 1 मिलियन की क्या कॉस्ट है, तो मैं इस आंसर को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आंसर 208 आ जाएगा। उसने जो सोल्यूशन किया हुआ है उसने 1 मिलियन में आंसर निकाला है। ये देखें कॉस्ट पर मिलियन, यानी उसने मिलियन में आंसर निकाला तो वो 208 आया। इसी तरह कंपनी बी को अगर कैलकुलेट किया जाए तो कंपनी बी का भी मिलियन में अगर आंसर कैलकुलेट करें तो बी कंपनी की कॉस्ट बन रही है $1 मिलियन डिवाइडेड बाय यूनिट्स 9600 मिलियन। तो मैं मिलियन को लिखता ही नहीं हूं, मैं डायरेक्ट इसको 9600 से ही डिवाइड कर देता हूं। तो ये देख लें ये कितना आता है, 104 आया। तो इसने भी आंसर 104 ही दिया है। ये देख। अच्छा अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी कंपनी सही है, ए कंपनी सही है या बी कंपनी? ये ए कंपनी का डाटा है, ये बी का डाटा है। ए में पर मिलियन 208 कॉस्ट आई है और बी कंपनी में 104 आई है। तो कंपनी अच्छी वो होती है जिसकी कॉस्ट कम हो, तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बी कंपनी बेटर है।
जी शाबाश, जिन्होंने बी बताया उसकी लॉजिक क्या है कि कॉस्ट के लिहाज से वो कंपनी बेटर होती है जिसकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो। अच्छा, अगर कॉस्ट पर कस्टमर देखा जाए, अगर कॉस्ट पर कस्टमर देखा जाए तो ए कंपनी की जो कॉस्ट है 600,000 है और इसके कस्टमर्स कितने हैं 800। तो पर 1000 कस्टमर जो है यानी 1000 कस्टमर के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट आई ए कंपनी की 600,000 डिवाइडेड बाय 800 तो 750 बनेगी। यानी 1000 लोगों पे 750 कॉस्ट आई कंपनी ए में। और बी कंपनी में 1 मिलियन कॉस्ट है और इसके कस्टमर कितने हैं 1600। तो ये भी 625 बना पर 1000। यानी कंपनी ए में 1000 बंदों पे कॉस्ट इंकर हो रही है 750 और यहाँ पे कितनी हो रही है 625। तो अगेन जिसकी कॉस्ट पर कस्टमर कम है वो ज्यादा अच्छा है। तो ये भी फिगर स्टाइलिंग। इसी तरह अगर हम सेल्स देखना चाहें तो सेल्स की फिगर से डिवाइड कर देते हैं। हमें सेल्स की फिगर दी हुई है, ये दी हुई है, सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलियन। तो 600,000 को 18 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 33,333 पर मिलियन आ जाएगा। ये आंसर भी टैली है ये वाले। और इसी तरह अगर स्क्वायर माइल के हिसाब से देखा जाए तो स्क्वायर माइल्स जो हैं वो हमारे 4000 और 4000 है जी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन है, लेकिन ये कैलकुलेशन जो हैं मोस्टली जो सवाल आते हैं पेपर में वो मैं अभी आपको आगे करवाऊंगा। जिस तरह के होटल इंडस्ट्री के ज़्यादा आते हैं, कार्गो के आते हैं, वो अभी हम इलस्ट्रेशन करते हैं। ये देखें जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। हैप्पी रिटर्न्स लिमिटेड ऑपरेट्स अ हॉलेज बिजनेस विद 3 व्हीकल्स। 3 गाड़ियां उसके पास। द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस डाटा इज अवेलेबल। पेट्रोल की जो कॉस्ट है 0.5 पर किलोमीटर ऑन एवरेज है। रिपेयर्स होती हैं 0.3 पर किलोमीटर। डेप्रिसिएशन है $1 पर किलोमीटर प्लस $50 पर वीक पर व्हीकल। यानी वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। तो डेप्रिसिएशन में दोनों चीजें सेमी वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। ड्राइवर की वेजेस हैं 300 पर वीक पर व्हीकल और सुपरवाइजर की कॉस्ट है $550 पर वीक। लोडिंग कॉस्ट है 6 पर टन। ड्यूरिंग द वीक नंबर 26 it is expected that all 3 vehicles will be used. 280 tons will be loaded and a total of 3950 kilometers traveled including return journey. आपको पता है कि जब ट्रक जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे तो ये जाने का सफर है और इसी तरह जब वापस आता है तो ये आने का सफर है। तो ये उसने लिख दिया कि ये जो किलोमीटर्स हैं इनके अंदर रिटर्न जर्नी शामिल है। इंक्लूडिंग रिटर्न जर्नी का मतलब है कि वापसी के किलोमीटर जो हैं, टोटल किलोमीटर जो हैं वो 3950 ट्रेवल्ड किए हैं इंक्लूडिंग रिटर्न जर्नी। अब हम इसको अगर चेक करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं, ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि वाकई इतना बनता है। अब ये देखो, ये उसने लिखा हुआ है कि 1 वे है। 1 वे का मतलब है सिर्फ जाने के, तो जाहिर है ट्रक वापस भी आया होगा। तो इसको डबल कर लें। तो जब आप डबल करेंगे तो ये 3950 हो गया। ये चेक हो गया कि वाकई इसके 3950 बनते हैं, ठीक है जी। तो रिटर्न जर्नी के किलोमीटर डाल के इसके किलोमीटर इतने बनेंगे। अब आपसे कहा गया है, कहता है कैलकुलेट कॉस्ट करें पर टन पर किलोमीटर, ठीक है।
पर टन पर किलोमीटर हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इसकी। तो हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डाटा था, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3950 से, क्योंकि पेट्रोल तो किलोमीटर के हिसाब से लगना है ना। मैं इसी पे साथ साथ सॉल्व कर देता हूं। तो ये बना $1975, यानी इतने डॉलर के पेट्रोल के चार्जेस हैं। रिपेयर ये भी पर किलोमीटर है, तो 3950 को आप 0.3 से जरब दें। अच्छा, डेप्रीसिएशन कितनी है? डेप्रीसिएशन है $1 पर किलोमीटर। तो इसका मतलब है डेप्रीसिएशन बनी है आपकी 3950 प्लस $50 पर वीक पर गाड़ियां, तो 50 इंटू 3 करेंगे 150। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी डेप्रीसिएशन 4100 बनेगी। ड्राइवर वेजेस 300 पर वीक पर व्हीकल, तो 3 ड्राइवर होंगे, जाहिर बात है 3 गाड़ियां तो 3 ड्राइवर होंगे, तो ये वेजेस आ गई। सुपरविजन एंड जनरल एक्सपेंस 550 पर वीक, तो ये 550 को 3 से करेंगे। अच्छा, ये इसने साथ में ना पर व्हीकल नहीं लिखा, ये जो 550 है ये पर वीक लिखा हुआ है, लेकिन साथ ये मेंशन नहीं किया कि क्या ये हर गाड़ी पे 550 हैं। तो मैं ऐसा हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि ये तीनों गाड़ियों के 550 हैं, क्योंकि अगर ये पर व्हीकल होता ना तो वो लिखता साथ, जैसे इसने ऊपर लिखा कि ड्राइवर की वेजेस इतनी है पर वीक पर व्हीकल, तो वहां मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन सुपरविजन में उसने बस टोटल बता दिया कि 550 है पर वीक, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि तीनों गाड़ियों की सुपरविजन कॉस्ट इतनी बनेगी। अच्छा, लोडिंग कॉस्ट है $6 पर टन। इतने टन लोड किया, 280 टन। अच्छा, ये भी वन वे है, क्या वापस भी सामान लेके आया? समटाइम ऐसा होता है कि गाड़ी वापस भी सामान लेके आती है, लेकिन यहां उसने बता दिया कि वापसी पे खाली थी। इसका मतलब है टन उसके 280 ही है, टन को डबल करने की जरूरत नहीं है। उसके जो टन हैं वो 280 ही है, तो 6 इंटू 280 करें तो ये आया 1680। अब इसकी टोटल कॉस्ट बना लें कि टोटल कॉस्ट कितनी है। इनका टोटल करें, चेक कीजिएगा कि यही आंसर आता है। ओके, तो ये कॉस्ट बन गई। हमने कैलकुलेट क्या करना था? हमने कैलकुलेट करना था एवरेज कॉस्ट पर टन किलोमीटर। एवरेज कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो अगर हमारे पास टन किलोमीटर्स हों तो हम इसको देख सकते हैं कि ये क्या बना। ये देखिएगा, ये कॉस्ट हमारी टैली है। अच्छा, उसका कैलकुलेशन का तरीका और हमारा कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। मैंने साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, उसने क्या किया कि जो पर किलोमीटर थे ना उनको पहले ऐड किया और उनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करके ये बना लिया। जो पर वीक थे उसको उसने टोटल किया, उनको ये बना लिया। लोडिंग कॉस्ट ये ली, तो टोटल आंसर हमारा वही है जो उसका आंसर है। ठीक है, हेलो।
अच्छा, हमसे पूछा गया है एवरेज कॉस्ट पर टन किलोमीटर। अब हमने कॉस्ट तो निकाल ली, ये वाली कॉस्ट आ गई हमारी। अब अगर हमारे पास टन किलोमीटर हो तो हम निकाल सकते हैं जी कॉस्ट पर टन किलोमीटर। अब हमारे पास कॉस्ट है 10,390। अब हमें चाहिए टन किलोमीटर। अब ये टन किलोमीटर कैसे बनेंगे, डाटा देखें। उसने कहा मैं 34 टन लेके 180 किलोमीटर गया, तो इसका मतलब है मैं अगर इनको जरब दूं 34 को 180 के साथ तो ये बना 6120। तो ये चीज आई टन किलोमीटर, यानी मैं इतने टन लेके इतने किलोमीटर गया, तो ये टन किलोमीटर बने। इसी तरह मैं इस नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करूं 28 इंटू 265, तो ये बना 7420 टन किलोमीटर। और इसी तरह मैं वन बाय वन सबको मल्टीप्लाई कर लूं। मैं इसीलिए सोल्यूशन पे गया था कि अगर सोल्यूशन है तो मैं आपको वहीं से समझा दूं कि ये देखें, ये हमने टन किलोमीटर बनाए और फिर हमने इनको सम अप किया। तो इसका मतलब है कि हमारे 66,325 टन किलोमीटर ट्रेवल किया हमने, 66,325। तो यहां से 66,325, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 10,390 को 66,325 पे, तो ये कॉस्ट आपकी आई 0.1567 पर टन किलोमीटर। इसने भी आंसर निकाला होगा। इसने आंसर जी यहां पे ये देखें, वही आंसर है। जी बताएं, आपको तरीका समझ आया है? क्या किया हमने? हमने सबसे पहले सर्विस की टोटल कॉस्ट निकाली। जो चीजें पर किलोमीटर के हिसाब से थी उनको हमने पर किलोमीटर लिया, जो पर वीक थी उन्हें वीकली लिया, और जो जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन थी सबको टोटल किया, वो बनी टोटल कॉस्ट। उसके बाद उसने हमसे पूछा था कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो मैंने पहले टन किलोमीटर कैलकुलेट किए, तो टन किलोमीटर ये बने। जी स्क्रीनशॉट आप ये ले लें। ये मैंने वर्किंग की है, बाकी बुक की वर्किंग तो आपके सामने मौजूद है, आप बुक से खुद भी देख सकते हैं। मेरे वाली वर्किंग आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इस सवाल में ना स्टूडेंट गलती ये कर सकता है, वैसे आप लोग नहीं करेंगे, वो गलती ये हो सकती है कि जब पेट्रोल की कॉस्ट लेनी है ना, तो स्टूडेंट सिर्फ वन वे से मल्टीप्लाई कर दे। तो आपने याद रखना है कि बात लॉजिकल है कि जब ट्रक वापस आएगा तो फिर भी पेट्रोल यूज होगा। तो इसलिए जब जो चीजें पर किलोमीटर थी वो सारी की सारी डबल फिगर से मल्टीप्लाई होनी है, यानी 3950 से मल्टीप्लाई होंगी। तो ये एक पॉसिबल एरर है जो स्टूडेंट जो है वो कर सकता था इस सवाल में। तो ये जी एक नहायत छोटा सा टॉपिक था कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, इसमें हमने क्या करना है। अब मैं आपको इसके एमसीक्यूज दिखाता हूं कि एमसीक्यूज में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर्विस कॉस्टिंग का।
189 क्वेश्चन को देखें और मुझे इसका आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ सर्विस इंडस्ट्री? एयरलाइन कंपनी, रेलवे कंपनी, अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। शाबाश, डी ऑप्शन। शाबाश जी, वेरी गुड। अब आप देखिएगा कितना आसान टॉपिक है ये। Which two of the following are the characteristics of service costing? High levels of indirect cost, use of equivalent units, use of composite units, long time scale from commencement to completion of the cost unit. तो बताइए, दो बताने हैं, दो राइट आंसर हैं, इसमें कौन कौन से दो हैं वो बनते हैं? ए बी, ए सी, ए डी, जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहें आप अपना आंसर शेयर करें। जी शाबाश, बच्चे तो बड़े लाइक हो गए हैं, सारे सही बता रहे हैं। ए एंड सी, ए एंड सी, शाबाश। ए एंड सी क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, बिल्कुल सही है, हाई होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होता है। तो यही ए और सी ही दो राइट आंसर हैं। Which of the following is not likely to be used in a hospital run by a charitable foundation? कहता है कौन सी चीज हॉस्पिटल में यूज नहीं होती? कॉस्ट पर पेशेंट, कॉस्ट पर बेड डे, बेड थ्रूपुट, प्रॉफिट पर पेशेंट। तो कौन सी चीज नहीं होगी एक ऐसे हॉस्पिटल में जो चैरिटेबल है, यानी चैरिटेबल का मतलब है जो फलाही अदारा है, तो कौन सी चीज उसमें नहीं देखी जाएगी? शाबाश, डी आंसर, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि डी में प्रॉफिट है ना, तो चैरिटेबल में प्रॉफिट नहीं होता। डी आंसर है जी, शाबाश। अच्छा, यहां पे ना एक टर्म आई है थ्रूपुट। थ्रूपुट वैसे आपके इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन थ्रूपुट बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं। थ्रूपुट का मतलब होता है कि अगर सेल प्राइस में से सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट माइनस कर दें, यानी सेल प्राइस माइनस डायरेक्ट मटेरियल, तो जो आंसर आता है उसे थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर थ्रूपुट? आप एमए के सिलेबस में ये पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ये थ्रूपुट पे। लेकिन थ्रूपुट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो सेल प्राइस है उसमें से आप डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट माइनस कर दें, तो वो थ्रूपुट कहलाता है। मसलन अगर किसी चीज की प्राइस 20 है और उसमें डायरेक्ट मटेरियल 5 था, तो ये जो 15 आया इसको थ्रूपुट कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन थ्रूपुट है, ये यहाँ पे नहीं है। प्रॉफिट हमने लेना है, सिर्फ प्रॉफिट वाला आंसर है कि जो चैरिटेबल है। लेकिन मैंने आपको ना थ्रूपुट का कॉन्सेप्ट बता दिया कि सेल प्राइस में से अगर मटेरियल की कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो जो आंसर होता है उसे थ्रूपुट कहते हैं। अच्छा जी, 192 क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, लेकिन अभी पढ़ते हैं तो जिसको सवाल समझ आ गया उसको टेक्निकल नहीं लगेगा। A hotel calculates a number of statistics including average cost per occupied bed per day. मैं इसको हाईलाइट करता हूं, क्या कैलकुलेट करता है? एवरेज कॉस्ट पर ऑक्युपाइड बेड पर डे, यानी पर ऑक्युपाइड बेड पर डे। अब इस होटल में क्या है? रूम विद ट्विन बेड्स, यानी डबल बेड वाले रूम कितने हैं और सिंगल बेड वाले रूम कितने? 260 रूम है जिनमें ट्विन बेड्स हैं, 70 रूम है जिनमें सिंगल बेड है। नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल टू लेट, 260 कमरे थे, लेकिन उनमें से हम किराए पे सिर्फ 240 दे सकते हैं, बाकी हम नहीं दे रहे, अभी रेंट पे नहीं दे रहे। तो इसका मतलब है हमें 260 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हमें 240 कंसीडर करने होंगे। और सिंगल बेड भी 70 की बजाय हम सिर्फ अभी 40 दे रहे हैं रेंट पे। लेकिन ये तो वो थे जो हम दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि आओ रह लो। लेकिन जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है
240 में से सिर्फ 200 रूम ऑक्युपाइड होते हैं एट ए टाइम, और 40 में से 30 होते हैं। इसका मतलब है 40 डबल बेड वाले फ्री हैं और 10 सिंगल बेड वाले रूम फ्री हैं। नंबर ऑफ गेस्ट इन अ पीरियड, कितने लोग आए, ये गेस्ट हो गए। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, एक गेस्ट 2 दिन रहा। पेरोल कॉस्ट इतनी है, सैलरीज वगैरह। क्लीनिंग की कॉस्ट 5000 है, लॉन्ड्री की कॉस्ट इतनी है। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट? इसका मतलब है पहले तो मुझे टोटल कॉस्ट का पता होना चाहिए ना, तो टोटल कॉस्ट आप इन 3 चीजों को जमा कर लें। तो ये बना 1,27,500। 1,00,000 जमा 5,000 जमा 22,500, तो कितना बन गया? 1,27,500। अब उसने हमें कहा है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर ऑक्युपाइड बेड पर डे। कहता है एक बेड के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट है हमारी। तो जरा कैलकुलेट करके बताएं जरा क्या आंसर आता है आपका। आप पे छोड़ता हूं कि क्या करेंगे। जी बहुत अच्छे जी, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया है। अब जाहिर है पहला सवाल है, कुछ से नहीं हुआ होगा, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन कराता हूं। देखो 200 कमरे हैं जो ऑक्युपाइड हुए डबल बेड वाले, तो डबल बेड में 2 बेड हैं, तो इसका मतलब है 400 बेड हो गए। 30 कमरे ऐसे हैं जो ऑक्युपाई हुए और उनमें सिंगल बेड है, तो 30 बेड्स ये हो गए। इसका मतलब है मेरे पास हर रोज 430 बेड्स होते हैं। ठीक है, और मंथ में 30 डेज हैं, तो मेरे पास टोटल बेड डेज कितने आ गए? बल्कि कौन से बेड डेज मुझे कहना चाहिए? ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड बेड डेज, यानी जो मेरे बेड ऑक्युपाई होते हैं वो टोटल एक महीने में 1290 बनते हैं। मैं कैलकुलेशन रिपीट करता हूं। 200 कमरे ऐसे हैं जो ऑक्युपाई हुए डबल बेड वाले, तो इसका मतलब है 200 कमरों में हर कमरे में 2 बेड हैं, तो 400 बेड्स हो गए एक दिन में आपके पास अवेलेबल। फिर 30 रूम ऐसे हैं जिनमें सिंगल बेड है, तो 30 बेड्स वो हैं, तो आपके पास एक दिन में 430 बेड हैं जो ऑक्युपाई होते हैं, यानी गेस्ट रहते हैं उनमें। इनटू 30, तो महीने में आपके पास 12,900 बेड डेज बने, ऑक्युपाइड बेड डेज। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। उसने क्वेश्चन में कहा मेरे पास गेस्ट हैं 64-50, ये क्या है? गेस्ट्स, और एक गेस्ट 2 दिन रहता है। तो अब जरा ये कीजिएगा, तो ये कितना बना? अजम्पशन है कि एक बेड पे एक ही गेस्ट है, तो 64-50 जो है वो गेस्ट है इनटू 2, क्योंकि 2 दिन स्टे किया, तो फिर भी 12,900 ही बनता है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको जिस मर्जी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बेड डेज बन गए। अब हमें चाहिए था कॉस्ट पर ऑक्युपाइड बेड। अब कॉस्ट कितनी है? 127,500 डिवाइडेड बाय 12,900। 127,500 डिवाइडेड बाय 12,900, तो ये आया जी 9.88। तो जिन्होंने आंसर ये निकाल लिया था, शाबाश, वेरी गुड। आपने खुद से ही कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझ लिया कि आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। जी यहां तक इस सवाल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी जिस मर्जी तरीके से करें, दोनों से आंसर सही है, और आपने जिससे भी किया था आपका आंसर ठीक आ गया, तो इट मींस यू आर राइट।
जी। अच्छा, इसी सवाल में एक और बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है। वो सवाल ये बन सकता है, व्हाट इज द ऑक्यूपेंसी लेवल। ये सवाल अक्सर आता है पेपर में। ऑक्यूपेंसी लेवल का मतलब है कि कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है, आपके बेड्स टोटल कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है। अच्छा, हसन ने एक सवाल पूछा है, कहता है कि मैंने 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेरे पास एक दिन में एट ए टाइम 430 बेड मौजूद हैं जिनको मैं किराए पे देता हूं, क्योंकि ये डाटा क्या है, ऑक्यूपाइड का डाटा है। ऑक्यूपाइड यानी ये वो हैं जो रिजर्व होते हैं, हो चुके हैं, पास्ट टेंस को शो करता है। यानी मैं 430 बेड हर रोज मेरे ऑक्यूपाइड है। तो महीने में कितने दिन है, 30 डेज है ना, तो इसका मतलब है हर दिन वो ऑक्यूपाइड है, तो टोटल 12,900 बेड डेज बने। यानी बेड इनटू डेज किया ना, जिस तरह पिछले सवाल में टन किलोमीटर किया था। पिछले सवाल में क्या किया था, टन मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर, तो आंसर आया था टन किलोमीटर। अब मैंने किया बेड मल्टीप्लाइड बाय डेज, तो आंसर आया बेड डेज, कि मेरे पास कितने बेड डेज हैं। तो मेरे महीने में 30 डेज है ना, तो 30 से मल्टीप्लाई किया। और मैंने आपको वेरीफाई भी करा दिया कि अगर गेस्ट की इंफॉर्मेशन से करना है तो आपके पास 6450 गेस्ट हैं, यानी हेड काउंट 6450 गेस्ट हैं। हर बंदा 2 दिन रहा, तो यानी एक बंदे ने एक बेड को 2 दिन तक अपने कब्जे में रखा है, तो कितने बेड डेज बने, 1290। और अजम्पशन क्या है, एक बेड पे एक बंदा है, ठीक है। तो ये 12,900 जो है वो आपका बन गया। तो इसलिए मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि मुझे ना टोटल बेड डेज चाहिए थे। अच्छा, बेड डेज क्यों चाहिए थे, सवाल में लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट पर बेड डे, कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड बेड पर डे। तो ये देखें सवाल के अंदर ये वर्डिंग यूज हुई है, इसीलिए मैंने उसको डेज से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे बेड डे चाहिए था। जैसे पिछले सवाल में टन किलोमीटर चाहिए था, तो टन ज़रब किलोमीटर किया तो टन किलोमीटर आ गया। अच्छा, अब सुने जी एक और बात, व्हाट इज द ऑक्यूपेंसी लेवल। ऑक्यूपेंसी लेवल का मतलब है कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है। अब परसेंटेज निकालना तो आपको आती है, 5वीं छठी जमात से सिखा देते हैं। जैसे नंबरों की परसेंटेज है, 100 में से 80 नंबर आ गए तो कैसे करते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 80%। अब यहाँ पे भी हमने बताना है कि कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है। तो हमारे बेड्स देखें, हमारे 430 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। हमारे अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल बेड्स की तादाद कितनी है। अवेलेबल बेड्स जो हैं वो आपके डाटा में लिखा हुआ था कि मेरे पास अवेलेबल टू लेट 240 है, 240 डबल बेड और 40 सिंगल बेड। इसका मतलब है कि मेरे पास जो टोटल है ना 240 रूम्स हैं जिनके अंदर डबल बेड है, तो ये 480 बन गया। और 40 ऐसे रूम हैं जिनके अंदर सिंगल बेड है, तो मेरे पास 480 प्लस 40 520 टोटल बेड्स अवेलेबल है, टोटल बेड्स अवेलेबल टू लेट इन अ डे। और मेरे ऑक्यूपाइड कितने हैं, 430। तो इसका मतलब है कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है, 430 डिवाइडेड बाय 520 इंटू 100, 82.69%। तो अगर ऑक्यूपेंसी लेवल पूछ लेता इसी सवाल से, तो फिर आपने ये वर्किंग करनी थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी, तो यहां पे तो बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये वो मीटर वाला सवाल ही है, कंपनी ए बी, ये आप खुद करेंगे 193। ये जिस तरह की इलस्ट्रेशन की है ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाली, तो ये आपने खुद करना है और वही बताना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है।
ये होटल वाला एक सवाल, ये वही आ गया जी जो मैंने अभी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करवाई है ना, ये वही आ गया। तो मैंने आंसर निकाला था 82.69, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन 82.7, 69 का करीब तरीन 82.7 है, तो ये आंसर होगा जी। ये वही क्वेश्चन है, इसमें उसने एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी पूछी हुई है, तो ये मैं आपको खुद ही करवा चुका था क्योंकि मुझे पता है कि ऑक्यूपेंसी लेवल का अक्सर सवाल आता है, तो मैंने उसी सवाल में आपको करवा दिया और बाय चांस हमें आगे सवाल भी मिल गया वही। जी बिल्कुल आसिम, आपने सही फार्मूला लिखा है कि जो भी फार्मूला आपने लिखा है सही है, उसी से मैंने किया है जी। वर्किंग देख लें, ये है वर्किंग। अच्छा, ये 195 का तो आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री, कहता है सर्विस में इन्वेंट्री बड़ी होती है, हाई प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और डिफिकल्टी होती है इन आइडेंटिफाइंग द सूटेबल कॉस्ट यूनिट। तो आंसर बताना है कि सही आंसर कौन सा है ए बी सी डी में से। बेटा ए बी सी डी में से बताएं ना, ए बी या सी या डी। हसन खान, आप जरा अपने आंसर को जरा सोचो एक दफा, क्या आपने सही बताया है? जी मेजोरिटी ने सी आंसर बताया है और सी ही राइट आंसर है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट होती है और सूटेबल कॉस्ट यूनिट ढूंढना मुश्किल होता है, ये हमने पढ़ा था, इसीलिए तो इसको कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट मीन कम्प्लेक्स। हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री नहीं होता, इन्वेंट्री होती नहीं है सर्विस में, मैंने कहा था ना इन्वेंट्री नहीं बना सकते, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री नहीं होती, पहचान है सर्विस की कि इन्वेंट्री नहीं होगी। सी इज द राइट आंसर, शाबाश। ओके, खत्म हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन कल था जिसको मैंने कहा था सर्विस कॉस्टिंग से रिलेटेड है, बीपीपी की किट में लास्ट क्वेश्चन है। थिंक जिलेबाज ने मुझे कहा था कि सर ये करा दे, कॉस्टिंग को आज स्टार्ट किया और हमने सर्विस कॉस्टिंग को वाइंड अप कर लिया। अब आपने करना ये है कि कैपलान की किट मैंने आपको करवा दी है सारी सर्विस कॉस्टिंग की, आपने बीपीपी की किट में से भी सर्विस कॉस्टिंग के क्वेश्चन करने हैं, और सर्विस कॉस्टिंग जो है उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और मैं आपका क्विज भी लूंगा, सैटरडे को इंशाल्लाह क्विज करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्ट, यानी जॉब बैच प्रोसेस और सर्विस, जो हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है इनका हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। जॉब बैच अभी जो रिसेंट किया है, ताकि आप पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, जो टॉपिक रिसेंटली कंप्लीट किया है उसी का आपसे क्विज लूंगा मैं सैटरडे को। और नेक्स्ट वीक में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, 20% उसकी वेटेज है, और वो ऐसा टॉपिक है कि उसमें से आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, जिस तरह प्रोसेस कॉस्टिंग में से नहीं कटेगा, तो इंशाल्लाह हमने उसको भी करना है, और वो हमारा मेन टॉपिक में से लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हमने बस रिवीजन करनी होगी और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं उन्हें डिस्कस करना है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में अगर एक हफ्ते में हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जिस तरह प्रोसेस कॉस्टिंग को हमने आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखा है, उसी तरह हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भी सीखेंगे जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? बीपीपी में से सर्विस कॉस्टिंग के आपने एमसीक्यूज करने हैं, जो नहीं होगा वो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।